जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। यह वीडियो आपका क्लास 10 के सोशल साइंस का है, जो कि सारे प्रीवियस प्रश्न है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय में हम लोग को अच्छे प्रश्नों की तैयारी करनी होगी, जिससे हम पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम सभी उन प्रीवियस प्रश्नों को देख रहे हैं जो पहले पूछे हुए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो है एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है मार्सिली किस देश की राष्ट्रीय भक्ति है। ठीक है बच्चों, यहाँ बात हो रही है मार्सिली की। मार्सिली किस देश की राष्ट्रीय भक्ति है, तो कहोगे सर जो मार्सिली था वो फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, यानी रक्त और लौह की जो नीति का अवलंबन है वो किसने किया था बच्चों, तो कहोगे सर बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, कहोगे सर 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो कहोगे सर रूसो को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग इटली और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्या बात हो रहा है, अंग इटली, ठीक है, और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी, तो बच्चों किसने किया था, तो कहोगे सर मेजनी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, बात हो रही है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो कहोगे सर रूसो थे। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। यानी शुल्क संघ जोलवेराइन की जो स्थापना था बच्चों वो किसकी पहल पर की गई थी। ठीक है, तो ये परसा के पहल पर की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न है क्या बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। देखिए जो बिस्मार्क था बच्चों ये जर्मनी का चांसलर कब बना, तो कब बना था, तो कहोगे सर 1871 ईस्वी में बना था। के पास वो सब्जेक्टिव प्रश्न है और कई बार पूछा गया, काफी इजी प्रश्न है, कई बार हमने भी कराया है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1815 की जो वियना संधि थी, ठीक है, उनके क्या उद्देश्य थे। तो बच्चों 1815 की जो वियना संधि थी उनके क्या उद्देश्य थे, तो इनके निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, क्या उद्देश्य थे बच्चों समझिएगा। उन सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, यानी नेपोलियन युद्ध के दौरान जो जो बदलाव हुए थे उन सभी बदलाव को खत्म करना इनका पहला उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा क्या था, बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। किस वंश की बात हो रही है बच्चों, तो बुर्बो वंश का पुनः सत्ता में बहाल करना। 2 पॉइंट हो गया, कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा अगर ये 3 मार्क्स में आपसे पूछे तो। ठीक है, कह रहा है फ्रांस की सीमाओं पर, कहाँ पे, तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे, ठीक है, तो बच्चों सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है उन सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, यानी पहला पॉइंट तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि बुर्बो वंश का पुनः सत्ता में बहाल करना। किस वंश की बात हो रही, बुर्बो वंश की पुनः सत्ता में बहाल करना। तीसरा है फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि जो भविष्य में हो वो फ्रांस इसका विस्तार ना कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, कह रहे जोलवेराइन क्या है। जोलवेराइन क्या है, ठीक है, तो बच्चों समझिएगा जोलवेराइन क्या है। तो जोलवेराइन प्रसा की पहल पर 1834 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ था। क्या था बच्चों, तो एक व्यापारिक शुल्क संघ था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, तो कहोगे सर 1834 ईस्वी में। किसकी पहल पर किया गया था, तो परसा की पहल पर किया गया था। ठीक है, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे, तो सभी जर्मन राज्य जितने थे सभी इसमें सम्मिलित हुए। जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। किस प्रदेशों की बात हो रही है, तो बाल्कन प्रदेशों का मतलब है कहने का कि छोटे छोटे प्रदेशों में आखिर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ठीक है, तो इनके पीछे कई कारण थे बच्चों। सबसे पहले समझिएगा कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था,
जो अपने पतन के कगार पर था। पहली बात क्या था कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते यानी कई अलग अलग जाति के लोग रहते थे, ठीक है। दूसरा याद रखोगे बच्चों कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा जो हिस्सा था वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे। किसके अधीन थे? ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे, जो ये किस कगार पर था? तो मतलब विलुप्त होने के कगार पर था, पतन होने के कगार पर ये था। चलिए तीसरा पॉइंट याद रखोगे बच्चों, ठीक है। अस्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, यानी उनके अंदर भी क्या हुआ? राष्ट्रवादी विचारधारा प्रभावित हुए। अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। जब तक किसी भी राष्ट्र के लोगों में या तो किसी भी लोगों के में अगर राष्ट्रवादी विचारधारा प्रभावित ना हो, ठीक है, तो वे अपने राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन जब क्या हुआ कि वहाँ के जो जनता थे उन पे अगर राष्ट्रवादी विचारधारा जैसे पनपा, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने राज्य एक राष्ट्र की मांग करना प्रारंभ कर दिया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है बच्चों आपका यहाँ पे है कि जो बाल्कन राज्य थे बच्चे, ठीक है, एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का मतलब होता है एक दूसरे से नफरत करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। अगर समझिए कि ये जो बाल्कन राज्य थे वो सभी एक दूसरे से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, यानी भारी की लोगों पे दुश्मनी कह सकते हैं, ठीक है। और सभी एक दूसरे राज्य को क्या करते थे? हड़पना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, जिनके कारण क्या हुआ? विवाद और ज़्यादा बढ़ा। अगला है, ठीक है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो ये कुल 5 कारण थे बच्चों जो कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्या है? राष्ट्रवादी तनाव पनपा, ठीक है। तो प्रश्न एमसीक्यू है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? याद रखोगे जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, तो महात्मा इसका पूरा नाम क्या था? बंकिम चंद्र गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। किसने दिया था बच्चों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देख लीजिए, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? यानी जब चोरा चोरी की घटना हुई थी कब? 1919 में, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों 1922 में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था बोलने में। चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो किस आंदोलन को वापस लिया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये चालू कब हुआ था बच्चों? तो 1920 में। और इसको वापस कब लिया था? तो 1922 में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहे स्वराज दल का गठन क्यों किया गया था और इसका क्या कार्य था? यानी जो स्वराज दल था इसका गठन क्यों किया गया था और इसका कार्य क्या था? ठीक है, सबसे पहले देखिए तो स्वराज दल का गठन कब किया गया था बच्चों? तो कहोगे सर 1927 ईस्वी में कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है। किस अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। यानी कि स्वराज दल का गठन सीधी भाषा में याद रखोगे 1923 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में हुआ था, जिनके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराजवादियों को अनुमति दे दी कि वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में बहुत अधिक सीटें पाई, ठीक है। चलिए दूसरा इसका पॉइंट क्या है? इससे अंग्रेजों को परेशानी हुई कि वे अपनी नीतियां और प्रस्तावों को आसानी से पास ना करवा पाएंगे, ठीक है। यानी इससे अंग्रेजों को परेशानी हुई कि वे अपनी नीतियों और प्रस्तावों को उतनी आसानी से पास नहीं करवा पाएंगे जितने पहले वो करवा लेते थे। तीसरा है कि स्वराजवादियों ने अंग्रेज विरोधी भावना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी स्वराजवादियों ने क्या किया? अंग्रेज विरोधी यानी अंग्रेज के जो विचारधारा था उनका विरोधी भावना अपने अंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों जाने लगे थे? किस सदी की बात हो रही है? तो 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों जाने लगे थे, ठीक है, समझिएगा। तो इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। यानी जो 19वीं सदी था उसमें यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था,
दूसरा, नगरों में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी और वहाँ भयानक रोग व्यापक रूप फैले हुए थे। यानी नगरों में जनसंख्या जो था वो काफ़ी बढ़ गई थी और वहाँ एक भयानक रोग फैल गया था, ठीक है, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। तीसरा, धार्मिक विवाद आम थे, यानी कि वहाँ पे जो धार्मिक विवाद थे वो काफ़ी ज़्यादा होते थे। धार्मिक असंतुष्टों को दंडित किया जा रहा था, ठीक है। चलिए, अतः लोग यूरोप को छोड़कर के अमेरिका की ओर पलायन करने लगे और वहाँ पे प्रवास करने लगे। तो 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों गए, तो इनके पीछे कई कारण थे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला कारण क्या था कि यूरोप में 19वीं सदी में काफ़ी गरीबी और भुखमरी था। दूसरा क्या था कि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही थी और वहाँ पे काफ़ी भयानक रोग फैल गया था। तीसरा क्या था कि वहाँ पे धार्मिक विवाद काफ़ी बढ़ गया था और धार्मिक असंतुष्टों को क्या किया जा रहा था, तो दंडित किया जा रहा था, ठीक है। तीन कारणों को आप अपनी भाषा में याद रखोगे, रिपीट किया है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा प्रश्न क्या कह रहा है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। किस सदी की बात हो रही है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम वही प्रश्नों को करवा रहे हैं जो पिछले वीडियो में नहीं करवाए हैं और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक है, सारे अपलोड है, उनमें से उन सभी वीवीआई प्रश्नों को करवाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आज हम सभी उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं करवाया है। देखिए, तो 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले देखिए कारण क्या था, तो संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध में वृद्धि हुई थी। यानी संसार के जो जितने महाद्वीप थे उनके लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध थे उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच जो व्यापार था और जो व्यवसाय था उनकी कमी था, ठीक है। जो 16वीं सदी के बाद क्या हुआ, उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ। तीसरा, 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। क्या हुआ बच्चों, 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों के बीच वृद्धि हुई। अगला, 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा, जिससे लोगों को लगने लगा कि ये काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, ठीक है। जिस कारण से उसने कहना प्रारंभ किया कि ये दुनिया सिकुड़ने लगी है, ठीक है। यानी क्या हुआ था बच्चों, समझिए जो व्यापार का रास्ता था, सीधी भाषा में आप लोग याद रखिएगा, वो सुलभ हो गया था। सुलभ हो गया था तो लोग आसानी से एक दूसरे से दूसरे देशों में व्यापार करने लगे थे और आसानी से आना जाना होना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। जिस कारण से अब कहना प्रारंभ कर दिया कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी है, क्योंकि उसकी पहले जो 16वीं सदी के जो पहले थे वहाँ पे रास्ते जो थे, ठीक है, वो अच्छे नहीं थे, जिन कारण से एक दूसरे से दूसरे देशों में व्यापार नहीं हो पा रहा था और ना ही सही से आना जाना हो पा रहा था, ठीक है। तो 16वीं सदी के बाद क्या हुआ, जब रास्ते सुलभ हुए तो उससे व्यापार जो है काफ़ी आसानी हो गया, जिस कारण से लगने लगा कि दुनिया सिकुड़ रही है, ठीक है। कह रहा है मैनचेस्टर में बने कपड़े के याद से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी मैनचेस्टर से बने जो कपड़े थे वो जब भारत याद, ठीक है, कि भारत याद से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था बच्चों। देखिए सबसे पहला क्या था कि इस याद से भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ी हानि हुई थी, ठीक है, क्योंकि अब भारतीय कपड़े की उपभोक्ता बहुत कम रह गए थे, क्योंकि जो मैनचेस्टर का कपड़ा था वो सस्ता और चमकदार होता था। यानी जो भारत में कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है, उनकी तुलना में जो मैनचेस्टर के कपड़े होते थे बच्चों वो सस्ता था, ऊपर में क्या था, चमकदार था, अच्छी लाइटिंग थी उसमें, ठीक है। तो सबसे कारण ये था, जिनके कारण क्या हुआ था, तो भारतीय कपड़ा उद्योग को इनसे काफ़ी नुकसान हुआ था। पहला कारण ये है। दूसरा कारण देखिएगा बच्चों, इससे भारत के बहुत से बुनकर बेकार हो गए, यानी जो हाथों से बनाते थे ये बुनकर क्या हो गए, बेकार हो गए, जिन्हें आसपास के नगरों में जाकर मजदूरी का काम करना पड़ा। अब समझिए जो हाथों से बनाते थे, ठीक है, तो क्या हुआ, जब यहाँ पे मैनचेस्टर के जब कपड़ा आने लगे तो उनकी मांगों घट गई, जिनके कारण से वे बुनकर जो थे बच्चों वो बेकार हो गए, ठीक है, और मजबूरी में उसको क्या करना पड़ा, तो जाकर के लेबर का काम करना पड़ा, ठीक है। अगला, भारतीय बाजार में मैनचेस्टर में बने कपड़ों से भर गए, यानी जो भारतीय बाजार था वहाँ मैनचेस्टर से बने कपड़े काफ़ी आ गए, जिससे यहाँ के भारतीय व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिएगा, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का आखिर क्या असर हुआ, ठीक है। 19वीं सदी में बात हो रही है कि भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ, तो निम्नलिखित असर हुआ बच्चों, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई, यानी महिलाओं की जिंदगी से रिलेटेड कई
पुस्तकें लिखी गई जिसको पढ़ कर के महिलाएं जागरूक हुई, मैंने कि कह सकते हैं कि जागरूक हुई। दूसरा, मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं को पहले से ज़्यादा पढ़ने लगी, यानी पहले जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब महिलाएं भी क्या करने लगी, तो पढ़ने लगी। 19वीं सदी के मध्य में छोटे बड़े शहरों में स्कूल बने, ठीक है। उदारवादी पिता और पति महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे। अब समझिए, मध्यवर्गीय घरों की महिलाएं क्या थी, जो पहले पढ़ते थे उससे ज़्यादा पढ़ने लगे, और 19वीं सदी में वो क्या बच्चों, छोटे छोटे शहरों में कई स्कूल खोले गए। जब स्कूल खोलेंगे तो निश्चित है वहाँ की जो बच्चियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे। तो उन स्कूलों में क्या हुए, जो उदारवादी पिता थे, जो उनकी सोच अच्छी थी, ठीक है, या तो फिर जो अच्छे पति थे, वो महिलाओं को पढ़ने पर जोर देने लगा और इसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे, ठीक है। अगला, कई पत्रिकाओं ने ठीक है महिला लेखिकाओं की जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। यानी कई पत्रिकाएं ऐसे था जहाँ पे महिलाओं को जगह दी गई और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया, उन्हें नारी के बारे में पत्र लिखना प्रारंभ किया। अगला, महिलाओं में जागरूकता आई, यानी जो अब निश्चित है बच्चों, जब तक कोई पढ़ेंगे नहीं तब तक जागरूक होगा नहीं, ठीक है। तो महिलाएं क्या हुई कि सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, अखबारों में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, अखबारों के बारे में जाना। तो इसके बाद क्या हुआ, महिलाएं जागरूक हुई तो फिर जो कट्टर रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, ठीक है, क्या हुआ, उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। राजसुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा। देखिए, राजसुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा और अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब लड़कियों को उसमें पढ़ना नहीं दिया जाता था, उस समय राजसुंदरी देवी थी, ठीक है। कौन थी, राजसुंदरी देवी, जिसने रसोई में छिपकर, यानी खाना भी बनाती थी और वहाँ पे पढ़ती भी थी, छिपकर पढ़ना सीखा और अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। समझिए उस समय महिलाएं कितनी पढ़ने के लिए उत्सुक थी। और आजकल की हमारी बेटियां हैं कुछ ऐसी है जो इंस्टाग्राम में बिजी रहती है, ठीक है। आज उसकी माँ बाप जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेटियां हैं या तो फिर जो लड़के हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। बेटा पढ़ लीजिए, अभी समय है आपके पास में, ठीक है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला देखिए, 1860 ईस्वी में, ठीक है, 1860 ईस्वी के दशक में महिलाओं पर कैलाश बासिनी देवी ने लिखा। 1830 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा, जिसे पढ़कर के महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई। अगला, 20वीं सदी तक महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इस परिवर्तन के बाद महिलाएं फुर्सत के समय मनपसंद किताबें पढ़ने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से महिलाओं की जिंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुआ बच्चों आपके पास में, ठीक है। कह रहे 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। यानी 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ था, तो कई असर हुए थे। अभी हमने जस्ट पढ़ा, कुछ इसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। भारत के कई शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें मिलने लगी और यह किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी। कहाँ पे बच्चों, चौक चौराहे पर क्यों बेची जाने लगी, क्योंकि चौक चौराहे पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। अब जब यहाँ इकट्ठे होते थे, किताबों को अगर सस्ते में मिलते थे, निश्चित इसको देखने के बाद उसको खरीद लेता था, ठीक है। जिस कारण से गरीब लोग भी उन किताबों को पढ़ करके जागरूक होने लगे, जिनके कारण गरीब लोग भी उन बाजार में उन्हें खरीदने और पढ़ने लगे। पहला रीजन। दूसरा था 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में कई तरह तरह के पुस्तिकाएं और निबंधों लिखा जाने लगा। आने समझिए बच्चों, जब 19वीं सदी के अंत तक आते आते कई जाति भेद, जिस जाति भेद मतलब जाति में भेदभाव के बारे में तरह तरह की लेखिकाओं ने कई निबंध और पुस्तक लिखे, जिनको लोगों ने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई कि जाति भेदभाव एक गलत बात है, ठीक है। जाति भेदभाव नहीं करने चाहिए, आपस में एक दूसरे को मिल करके रहना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है 19वीं सदी के उपन्यास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करते थे, ठीक है। सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी गरीब से गरीब लोग भी उसको खरीद सकते थे और उसको पढ़ने लगे। और जब तक कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा नहीं तो तब तक वो जागरूक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला, मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी लेख गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया कि जो गुलामगिरी था, ठीक है, गुलामगिरी जो था उसके लेखक कौन थे, उसको किसने लिखा, तो किसने लिखा था बच्चों,
ज्योतिबा फुले ने लिखा था। ठीक है, अब गुलामगिरी में किसका वर्णन है? तो जाति प्रथा के अत्याचार जो था, ठीक है, उसका वर्णन है आपके पास में। ठीक है, जो ज्योग्राफी के प्रश्न है बच्चों, देखिए मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि मृदा के संरक्षण का जहां भी वर्ड आ जाए मतलब इसके रक्षा, तो मृदा को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे मृदा का संरक्षण का अर्थ है बच्चों मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। ठीक है, देखिए अब क्या है, मृदा संरक्षण को हम लोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष को लगा करके, जिस प्रकार से आज वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, जिस प्रकार से वृक्ष का विनाश हो रहा है, इसका काफ़ी भयानक प्रभाव का पर्यावरण पर पड़ रहा है। ठीक है, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना, यानी कि कह सकते हैं कि अति पशुचारण पर रोक लगाकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पशुचारण पर नियंत्रण। ठीक है, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियां लगाकर, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती कर कर। ठीक है, इसके बाद क्या है, खनन नियंत्रण, यानी कि जो खनन है, ठीक है, जैसे खनिज पदार्थों को जो खोद कर निकाला जाता है, ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया को हम लोग खनन कहते हैं, उस पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो इस प्रक्रिया, इन सभी क्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे कि मृदा जो है उनका संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो समझिए वे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, वे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगर आप लोग कभी मौका मिला होगा तो आप लोग घूमने के लिए रांची गए होंगे, ठीक है, तो बोकारो गए होंगे, वहाँ पे देखिए कई जानवरों को रखा गया है, कई प्रकार की प्राणियों को आप लोग को वहाँ देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जैविक उद्यान है। आप समझिए रक्षित वन क्या है, तो रक्षित वन क्या है बच्चों, समझिए इसको, वह वन जिनमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दी जाती है, उन्हें रक्षित वन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रक्षित वन कहते हैं। यानी वैसा वन जिनमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने की एवं खेती करने की अनुमति होती है, तो उस प्रकार के वन को हम लोग रक्षित वन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बच्चों काफ़ी इजी है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है बच्चों, लेकिन कई बार इसको रिपीट किया गया इसलिए इसको करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं वन संरक्षण के उपायों को लिखें, वन संरक्षण के उपायों को लिखें। हमने कई बार इस प्रश्न को टेस्ट में दिया है और कई बार इसको करवाया है। ठीक है, तो एक बार पुनः इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन कई बार इसको पूछा गया है। वन संरक्षण यानी कि वनों को आप किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो इनके कई उपाय बच्चों। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता करेंगे, या तो फिर उसको जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरा क्या है, वनों में अति चराई जो हो रहा है बच्चों, पशुओं पर की जो अति चराई हो रही है उस पर रोक लगाएंगे। तीसरा क्या करेंगे, तो वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करेंगे। यानी समझिए अगर हम लोग को आवश्यक है कि किसी लकड़ी की, तो उनको काटेंगे, लेकिन उनके स्थान पर 2 या 2 से अधिक वृक्षों को हम लोग लगाएंगे भी। ठीक है, यानी जितना काटेंगे उससे अधिक वृक्ष को लगाएंगे। चलिए, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। चलिए अगला, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है, यानी वन क्षेत्र को क्या करेंगे, संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता। नितांत का मतलब बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगला, वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारियों आदि से सुरक्षित रखेंगे। अगला, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम करके, क्या है, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम करेंगे। ठीक है, अब समझिए बच्चों, इसको थोड़ा अपने भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। यानी समझिए बच्चों, अपने भाषा में समझिए कि कह रहा है कि वन संरक्षण के उपाय, तो वनों को हम लोग कैसे संरक्षण करेंगे, कैसे बचाएंगे। सबसे पहले वनों से होने वाले लाभ के बारे में हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कि वन से हमें क्या लाभ है, ठीक है, तब तक वो इसकी जो कटाई होगी उस पर ना रोक लगाएंगे ना ही उसकी संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों को हम लोग क्या करेंगे, तो इनको जागरूक करेंगे। दूसरी बात,
अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, एगो चिपको आंदोलन था जो उत्तराखंड में सुंदरलाल बेहुना के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे काफ़ी पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो उन कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बेहुना के नेतृत्व में महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया था। उसमें क्या करते थे, महिलाएं जो थी पेड़ से चिपक जाती थी और चिपकने के बाद कहता था कि पहले हमें काटिए फिर पेड़ों को काटिए। अब समझिए, कोई भी जो इंसान है क्या पेड़ों के लिए इंसान को काट सकता है क्या? कहोगे सर जी नहीं। ठीक है, उस प्रकार से कि वहाँ की महिलाओं ने जो था पेड़ों की बचाया। और आज हमारे पास ऐसा समय है कि अगर एक पेड़ कोई दूसरा काट रहा है तो दूसरा इसको 4 को काट रहा है, ना कि उसको रोकेगा। दूसरा, वनों में जो अति चराई हो रहा है, पशुओं की अति चराई, आप देखिए कोई पौधा लगा करके आइए, ठीक है, पता चलेगा कोई भी इसको बकरी है, कोई भी है जो पशु है उसको खा करके खत्म कर दिया। तो सबसे पहले अति चराई पर हम लोग रोक लगाएंगे। इसके बाद वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर क्या करेंगे, तो हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या होगा, सरकार द्वारा जो वन से संबंधित नियम लागू किए गए हैं उन सभी नियमों को कठोरता से लागू करवाएंगे। ठीक है, ताकि इस वन को रक्षा किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में है, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी कपास की खेती के लिए जो भौगोलिक दशा है उनकी कैसी होनी चाहिए। देखिए, तो कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर आता है। भारत कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में कपास का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादन के लिए खास प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। अब देखते क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग मृदा देख लेंगे बच्चों। ठीक है, मृदा, तो कपास के लिए उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है बच्चों, तो जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है या बहुत फिर कम होती है, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए दूसरा, जलवायु यानी जलवायु, तो कपास उत्पादन के लिए उष्ण या समशीतोष्ण जलवायु जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान 25 से 50, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री से क्या है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके लिए जो तब वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, समझिए यहाँ पे अपने भाषा में आप लोग समझते हैं। ठीक है, यानी कि जो जलवायु है कपास के लिए, ठीक है, तो कपास के लिए क्या है कि तापमान जो है बच्चों याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। कितनी डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। और जिसका जो वर्षा होना चाहिए, ठीक है, वार्षिक वर्षा वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो इसके बाद इसका जो मौसम है बच्चों वो थोड़ा साफ होना चाहिए। ठीक है, यानी खुला मौसम होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों लेबर, यानी जिसको हम लोग श्रम कहते हैं। ठीक है, श्रमिक। ठीक है, श्रमिक, तो कपास के उत्पादन के लिए, ठीक है, कपास के उत्पादन के अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कि अच्छे जो योग्य होते हैं, जो एक्सपीरियंस लेबर होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। क्योंकि कपास की जो ढेड़ियाँ तोड़ने और उनसे कपास निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगते हैं। ठीक है, किया जाता है कि कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत में। तो भारत के जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब एवं हरियाणा है। ठीक है, आपके पास में कह रहा है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों, यानी कि हमें खनिजन का जो खनिज है बच्चों उसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। समझे, खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है उनको दिक्कत की सामना करना पड़ जाएगा। अब समझिए बच्चों, जो खनिज होते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो एक अनवीकरणीय संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर इसका जिस प्रकार से आज हम लोग उपयोग करें, अगर इसी प्रकार से करते रहे, अगर सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग ना करें तो ये आने वाली पीढ़ी तक क्या होंगे, समाप्त होंगे, और इसको पुनः निर्माण कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए खनिजों को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना आवश्यक होना चाहिए। समझे, अब क्यों इसकी आवश्यकता है, तो खनिजों का उपयोग सुनिश्चित ढंग से करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी होते हैं उनको भी इनका लाभ मिल सके। ठीक है,
अगला, खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। जहां जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गला करके सोना बनाना। ठीक है, यानी सीधी भाषा में आप लोग समझिए कि खनिज जो होते हैं बच्चों, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसकी पुनः निर्माण कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। अन्यथा इन लोग सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे फलना जो खनिज था फलने जैसा मिलता था, इस कलर के थे, इस आकार के होते थे। ठीक है, आज सिर्फ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इन लोग किताबों में पढ़ेगा। जैसे कोयला, आज हम लोग खनिज है बच्चों, कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ये सब जो है अगर जिस गति से आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग करें, अगर इसी गति से करते रहते आने वाले जो पीढ़ी है तो इसको इसके लाभ से वंचित होना पड़ेगा। ठीक है, और इन लोग किताबों में सिर्फ पढ़ेगा कि कोयला होता था, काले रंग का होता था, इस प्रकार के होते थे, कोयला इतने प्रकार के होते थे जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो खनिज है इनको हम लोग संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको लाभ मिल सके। बनावट किस प्रकार की, उसकी व्याख्या करना। जैसे हम लोग भारत में, तो भारत क्या है बच्चों, तो भारत में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, फिर भी आपस में भाईचारा बना के रखते हैं हम लोग। लेकिन जो श्रीलंका है वहाँ पे हमेशा विवाद होते रहता है और गृह युद्ध कई बार हो चुका है। ठीक है, यानी वहाँ पे जो दो जातें मिल आपको पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन, सिंहली और तमिल, हमेशा इन दोनों के बीच में तनाव बना रहता है। अब समझिए थोड़ा इसको हम लोग किताबी भाषा, उसके बाद हम लोग अपनी भाषा में इसको पढ़ेंगे। तो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। किस प्रकार का देश है, कहोगे सर द्वीपीय देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। किंतु जो श्रीलंका है उनकी आबादी कितनी है, तो कुल आबादी इनकी 2 करोड़ है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह के लोग निवास करते हैं। कौन, पहला सिंहली और दूसरा तमिल। श्रीलंका की आबादी को 74% भाग में सिंहली है और 18% पर तमिल है। अधिकतर सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल में कुछ हिंदू कुछ मुसलमान हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर पूर्वी भागों में रहते हैं और बाकी देश के हिस्से में बहुसंख्यक सिंहली निवास करते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 57% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब समझिए बच्चों, जो श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका किस प्रकार की देश है, तो बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एक द्वीपीय देश है। इनकी जो आबादी है वो कहोगे सर 2 करोड़ है। कितनी है, 2 करोड़ है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह के लोग निवास करते हैं। सबसे पहला कौन है, तो कहोगे सर सिंहली और दूसरा कौन, तमिल। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे सिंहली जो है इनकी कितने प्रतिशत है, तो कहोगे सर 74% सिंहली है और 18% जो है वो तमिल है। यानी कि बहुलता किसकी है, तो सिंहली की है। ठीक है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है, तो कहोगे सर तमिल है। तमिल की संख्या कितनी है, तो 18% है। अब समझे वहाँ का जो है, ठीक है, सिंहली के जो लोग हैं उनका जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। अब वहाँ की जो राजभाषा है बच्चों, वो सिंहली को घोषित कर दिया गया। किसको घोषित कर दिया, सिंहली को। जबकि जो तमिल था उनकी अवहेलना कर दिया गया है। जिन कारण से क्या होता है, दोनों समूह के बीच में हमेशा तनाव पनपते रहता है और दोनों के बीच में कई बार गृह युद्ध भी हो चुका है। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या है कि 2 जातियों के बीच में हमेशा तनाव पनपता रहता है और आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जबकि हमारा जो भारत है, ठीक है, समझिए आज कितना 140 करोड़ लगभग जनसंख्या है, फिर भी हम लोग क्या है सब आपस में बन के भाई बहन बन के रहते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं, को सम्मान करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रश्न आ गया, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। यानी जो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करना है। देखिए श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है और तमिल जो है बच्चों अल्पसंख्यक है। सिंहली कितने हैं, कहोगे सर 74% और तमिल कितना है, तो 18%। ठीक है, अब समझिए श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय था। सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, यानी उसने अपने अधिक संख्या के अनुसार अपनी दबदबा बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए किस प्रकार से किया है। सबसे पहला है कि तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। समझे, यानी तमिल भाषा की जो है उसकी अवहेलना, उसको वैल्यू नहीं दिया और अपनी जो भाषा थी सिंहली, उनको देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया।
ठीक है। विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरी में सहेलियों को अलग प्राथमिकता दी गई, यानी जो विश्वविद्यालय होते थे और जो भी सरकारी नियुक्तियां होती थी वहाँ पे जो सिंहली लोग थे, ठीक है, उनको प्राथमिकता दी गई, जबकि तमिल वालों को अवहेलना की गई। बच्चों की बौद्ध धर्म को, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को, ठीक है, सरकारी संरक्षण दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया, जबकि जो ये क्या बोलते हैं, देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। यानी समझिए भारतीय संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, इनके क्या महत्व है समझिए इसको, ठीक है। तो 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया। सबसे पहला क्या था बच्चों कि स्थानीय स्वशासी निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया, यानी जो स्थानीय निवास स्वशासी निकाय थे, जिसको हम लोग पंचायत चुनाव के नाम से भी जानते हैं, नगर निगम चुनाव जो था, उनको नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, कम से कम 1/3 सीटों पर, यानी कि कहने का अर्थ है कि 33% सीटों पर, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, यानी कि 33% सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। कितने परसेंट कहोगे सर, 1/3 या तो फिर 33% सीटें। अगला, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ठीक है। चुनाव कराने का कार्य किसका होता है बच्चों, तो चुनाव आयोग का, लेकिन जो ये स्थानीय चुनाव होते हैं उनको चुनाव कराने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है, राज्य चुनाव आयोग। कौन सा, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। चलिए, निर्वाचित स्वशासी निकायों द्वारा, यहाँ पे देखिए, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी वर्गों के सीटें आरक्षित कर दी गई। नहीं समझ में आया ना, चलिए मैं समझाता हूँ। यानी जो इस चुनाव होंगे उनमें एसटी, ठीक है, एसटी, एससी तथा ओबीसी के लिए, ठीक है, आप लोग अभी सुनते होंगे कि एसटी के लिए कोटा रिजर्व है, एससी के लिए आरक्षित है, या तो फिर ओबीसी के लिए ये रिजर्व है। तो ये एसटी, एससी तथा ओबीसी के लिए क्या कर दिया गया, ये आरक्षित कर दिया गया, यानी रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। अगला, राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। ये कुल क्या था, तो 1992 के संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, इसके फलस्वरूप इसमें चेंजें कर दी गई थी, याद रखिएगा। प्रश्न बच्चों आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। कह रहा है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करें, यानी जो संघात्मक शासन है और एकात्मक शासन है उसमें क्या क्या अंतर है। तो देखिए उसको हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। संघात्मक शासन और ये एकात्मक शासन, समझिए संघात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें मिल करके काम करती है, जबकि एकात्मक सरकार में जो क्या होती है कि एक स्तरीय सरकार होती है, ठीक है, सिर्फ केंद्र सरकार ही। इसमें क्या होता है बच्चों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, ठीक है, भारत, अमेरिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकात्मक सरकार का एक उदाहरण दीजिए, तो आप लोग याद रखोगे ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा देखिए, संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है, ठीक है। आप समझिए भारत का जो संविधान है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अब यहाँ समझिए एकात्मक सरकार के लिए कोई लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर अंतर दे बच्चों तो कम से कम 3 अंतर आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर 5 नंबर में पूछे तो कम से कम 4 से 5 अंतर लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि 5 मार्क्स आपको फुल दे, ठीक है। तीसरा, संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, यानी संघात्मक जो सरकारें होती है वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपस में कभी मतभेद नहीं होता है। एकात्मक सरकार में देश की संपूर्ण जो सत्ता होती है वो केंद्र सरकार के पास में नीत होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाता है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। अगला, संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति का होना आवश्यक होता है, जबकि जो एकात्मक शासन होता है बच्चों, वहाँ पे संविधान जो होती है, ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब अपने मनमाने ढंग से इसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अगर
संघात्मक सरकार की बात करें तो उतने मनमाने ढंग से वहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि आप जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना ही उतनी जटिल है और ना ही जो है वो सरल है, यानी उतनी आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह संभव है इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता है।